नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट आज एक नए टॉपिक पर आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज का टॉपिक है आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है और इसके क्या प्रकार हैं, इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, उसके बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखें। इसमें आनुवांशिकी में इसमें क्या होता है, कंटेंट है इसका, इसकी जेनेटिक्स की परिभाषा क्या है, जेनेटिक्स की परिभाषा, जेनेटिक्स के प्रकार और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ RRLB आर ऑल RRB एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो आनुवंशिकी परिभाषा के बारे में समझते हैं कि आनुवंशिकी कहते किसको हैं। जेनेटिक्स होता क्या है? जीव विज्ञान में जेनेटिक्स वह शाखा है जो जीन्स, हेरिडिटी और जीवों में पाए जाने वाली वेरिएशन का अध्ययन करती है। मतलब जीन्स, हेरिडिटी और वेरिएशन का अध्ययन को हम कहते हैं जेनेटिक्स। यह समझने का प्रयास करती है कि माता पिता से उनके संतानों में लक्षण और विशेषताएं कैसे स्थानांतरित होती हैं। तो जो माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो उनकी संतानों में स्थानांतरित होते हैं, वो कैसे स्थानांतरित होते हैं इसके बारे में हम आज डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो आनुवंशिकी के मुख्य तत्व, इसके मुख्य तत्व कौन से हैं? इसके सबसे पहले एक है जीन्स। जीन्स का है कि यह एक DNA का हिस्सा होता है जो किसी विशेष गुण जैसे बालों का रंग या ऊंचाई को नियंत्रित करता है। जीन्स क्या करते हैं कि बालों के रंग का और हाइट को नियंत्रित करता है। ठीक है, दूसरा है DNA। DNA मतलब डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यह एक अणु है जिसमें आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित किया जाता है। संग्रहित यानी स्टोर किया जाता है। ठीक है, थर्ड है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ये कोशिकाओं में मौजूद संरचनाएं होती हैं जिनमें DNA और जीन्स होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर जो है जीन्स और DNA पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं कि कोशिकाओं में मौजूद संरचनाएं होती हैं, उनको कहते हैं गुणसूत्र। ठीक है, यानी क्रोमोसोम्स। ठीक है, नेक्स्ट है आनुवंशिकी। जेनेटिक्स को इसके अध्ययन के आधार पर विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, अब जेनेटिक्स क्या है कि इसके जो प्रकार हैं उसके बारे में समझते हैं। तो नंबर 1 है क्लासिकल जेनेटिक्स यानी शास्त्रीय आनुवंशिकी। दूसरा है आणविक आनुवंशिकी यानी मॉलिकुलर जेनेटिक्स। तीसरी है जनसंख्या आनुवंशिकी यानी पॉपुलेशन जेनेटिक्स। चौथी है पात्रक आनुवंशिकी यानी क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। और पांचवी है आनुवंशिक इंजीनियरिंग यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग। 6 है छठवीं एपीजेनेटिक्स। ठीक है, सातवीं है चिकित्सकीय आनुवंशिकी यानी मेडिकल जेनेटिक्स। इन सब के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो में हमारे साथ बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं शास्त्रीय आनुवंशिकी यानी क्लासिकल जेनेटिक्स। क्लासिकल जेनेटिक्स क्या होता है? ये आनुवंशिकता और लक्षणों के स्थानांतरण यानी इनहेरिटेंस के नियमों का अध्ययन करता है। ठीक है, शास्त्रीय आनुवंशिकी क्या करती है? आनुवंशिकता और लक्षणों के स्थानांतरण में के नियमों का अध्ययन करती है। ठीक है, इनमें जीन का वंशानुगत पैटर्न और गुणसूत्रों की भूमिका शामिल होती है। यानी जीन्स का जो वंशानुगत मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो पैटर्न होता है उस पर निर्भर करती है, और गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स की भूमिका जो होती है इसमें शामिल होती है। किसमें? क्लासिकल जेनेटिक्स में। इसके एग्जाम्पल है ग्रेगर मेंडल के मटर के पौधों पर किए गए प्रयोग। ग्रेगर मेंडल ने इसका जो क्लासिकल जेनेटिक्स का वो किया था, प्रयोग किया था, इसमें एक्सपेरिमेंट किया था। किस पे किया था? कि मटर के पौधों पे एक्सपेरिमेंट करा था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉलिकुलर जेनेटिक्स। तो मॉलिकुलर जेनेटिक्स में क्या होता है? ये DNA, RNA और प्रोटीन के स्तर पर
जीन की संरचना और कार्य का अध्ययन करता है। क्या क्या करता है? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के स्तर पर जीन की संरचना और कार्य का अध्ययन करता है। ठीक है, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। इसका एग्जाम्पल है डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे जनसंख्या आनुवंशिकी यानी पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या होता है कि यह किसी आबादी में जीन और आनुवंशिकी विभिन्नताओं के वितरण और फ्रीक्वेंसी का अध्ययन करता है। क्या करता है ये? कि आबादी में जीन और आनुवंशिक भिन्नताओं के वितरण और फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का अध्ययन करता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है प्राकृतिक चयन और आनुवंशिक बहाव यानी जेनेटिक ड्राफ्ट का अध्ययन। ठीक है, सॉरी ड्राफ्ट बोल गया। ठीक है, नेक्स्ट है पात्रक आनुवंशिक यानी क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। यह उन लक्षणों का अध्ययन करता है जो मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव रूप से मापे जा सकते हैं, जैसे हाइट, वेट और दूध का उत्पादन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कृषि में फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए शोध। कृषि में जो फसलों की पैदावार बढ़ाई जाती है उसकी शोध के लिए शोध जो होती है वो क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स के अंदर आती है। ठीक है, नेक्स्ट है आनुवंशिक इंजीनियरिंग यानी जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक्स इंजीनियरिंग क्या होता है कि यह एक आधुनिक शाखा है जिसमें डीएनए को कृत्रिम रूप से मॉडिफाई किया जाता है। मतलब आदमी जो है इसको हाँ, तो इसमें क्या होता है कि ये एक आधुनिक शाखा है जिसमें डीएनए को कृत्रिम रूप से संशोधित या मॉडिफाई किया जाता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल है जीएम फसलों यानी जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स का विकास। क्या होता है जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स में? क्या होता है कि एक नई तरीके की फसल जो है बनाई जाती है जिसमें विभिन्न फसलों में एक मॉडिफिकेशन किया जाता है जिसमें पैदावार बढ़ाने, उत्पादन बढ़ाने में, ठीक है, और अलग अलग तरीके की वैरायटी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट है एपीजेनेटिक्स। एपीजेनेटिक्स किसे कहते हैं? एपीजेनेटिक्स क्या होता है? ये अध्ययन करता है कि पर्यावरणीय कारक और जीवन शैली जीन की अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन को कैसे प्रभावित करते हैं बिना डीएनए अनुक्रम को बदले। ठीक है, ये क्या वो अध्ययन करता है कि पर्यावरणीय कारक और जीवन शैली जो होती हैं, पर्यावरणीय कारक जैसे कि जो मतलब पर्यावरण में क्लाइमेक्स में जो चेंजमेंट होता है, और जीवन शैली की अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन, जो जीवन जीने का तरीका होता है वो एक्सप्रेशन में को कैसे प्रभावित करते हैं बिना डीएनए को अनुक्रम को बदले। डीएनए को चेंज नहीं किया जाता है लेकिन पर्यावरण को बदला जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है तनाव, खान पान और जीवन शैली का प्रभाव। ठीक है, नेक्स्ट है चिकित्सकीय आनुवंशिकी यानी मेडिकल जेनेटिक्स। मेडिकल जेनेटिक्स क्या होता है कि ये मानव में आनुवंशिक रोगों के निदान और उपचार का अध्ययन करता है। क्या होता है कि जैसे हमारी जीन्स, हमारी एक पीढ़ी में कोई रोग है, जैसे डायबिटीज़ हो गया या डायबिटीज़ जैसे जो रोग होते हैं, उसमें क्या होता है ये रोग जो होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये चिकित्सकीय आनुवंशिकी यानी मेडिकल जेनेटिक्स जो होती है, ये क्या होता है कि आनुवंशिक रोगों के निदान और उपचार का अध्ययन करता है। एग्जाम्पल इसमें जैसे जो रोग दिए गए जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और कैंसर की आनुवंशिकता। कैंसर भी जो होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है कि इन सभी शाखाओं का उपयोग विभिन्न जीवों और मानव जीवन को समझने और सुधारने के लिए किया जाता है। ठीक है, विभिन्न जीवों को जो और मानव जीवन शैली को सुधारने के लिए इन सब का जेनेटिक्स का जो जितने हमने टाइप्स ऑफ जेनेटिक्स बताए हैं उन सब का जो है वो उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इन सभी प्रकारों का अध्ययन जीव विज्ञान के विभिन्न पहलुओं को समझने और प्राकृतिक और कृत्रिम प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। किसका? जेनेटिक्स के प्रकार का, टाइप्स ऑफ जेनेटिक्स को का जो ज़रूरी है वो क्यों ज़रूरी है, ये कारण है, मुख्य कारण है क्या कि इनके विभिन्न पहलुओं को समझने और प्राकृतिक
और कृत्रिम प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब क्या है कि अब हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस जेनेटिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बने हैं आरआरबी एग्ज़ाम्स में और अन्य एग्ज़ाम्स में, ठीक है, उन सबको हम लेकर आते हैं आपके सामने और प्रस्तुत करते हैं आपके सामने। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एग्ज़ाम्स में ले जाने के में मदद करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में हमारे साथ बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कि एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं। लिंग गुणसूत्र की बात कर रहा है। गुणसूत्र जो होते हैं यानी क्रोमोसोम्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब ऑप्शंस हैं 8, 4, 2 या 1। तो लिंग जो गुणसूत्र होते हैं यानी जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, वो कितने होते हैं, वो होते हैं 2। ठीक है, स्तनधारी जीवों यानी जिसमें मनुष्य भी शामिल हैं में लिंग गुणसूत्र 2 तरीके के होते हैं यानी एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। ठीक है, पुरुषों में एक वाई और एक एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, एक्स एक्स और एक्स वाई जो होते हैं वो होते हैं पुरुषों में यानी मेल्स में, और फीमेल्स में क्या होता है कि एक्स एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। दोनों जो गुणसूत्र हैं एक साथ एक व्यक्ति के लिंग को परिभाषित करते हैं। ठीक है, लिंग निर्धारण मुख्यतः पिता के गुणसूत्र में, अगर पिता के गुणसूत्र होंगे तो एक्स वाई द्वारा ही होता है, क्योंकि माता में तो क्या होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम, दोनों जो होते हैं वो समान होते हैं। लिंग निर्धारण क्या होता है, पिता के क्रोमोसोम से ही होता है। ठीक है, गुणसूत्र या क्रोमोसोम सभी वनस्पतियों व जीवों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतु रूपी पिंड होते हैं जो जेनेटिक्स के गुणों का निर्धारित व संचारित करने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है। वैज्ञानिक नाम भी पूछे जाते हैं आरआरबी एग्जाम्स में। ठीक है, तो हरी मटर का वैज्ञानिक नाम है पायसम सटाइवम। ठीक है, पायसम सटाइवम। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है और इसमें देखिए पायसम सटाइवम जो है 2 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें एक ए और बी दोनों ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं और आपको सही मतलब नंबर दिया जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, रेलवे ने ऑप्शन ए को करेक्ट माना था। ठीक है, इसलिए हमने ए को ही लिया है। और जो जी मेज इसमें दिया गया है ना, वो जो है वो जौ का वैज्ञानिक नेम है, और ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का वैज्ञानिक नेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र लड़की के जन्म के कारक होते हैं। लड़की के जन्म के कारक अभी हमने आपको बताए थे, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से, एक्स एक्स और एक्स वाई जो होता है वो मेल का होता है और एक्स एक्स होता है वो फीमेल का होता है। तो लड़की के गुण क्रोमोसोम पूछ रहा है तो उसमें क्या होगा कि एक्स एक्स होगा। ठीक है, अब मनुष्य में क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है यानी 23 जोड़ी होती है, 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, मनुष्य जाति में स्त्री और पुरुष का भेद अर्थात लैंगिक द्रुपता 23वीं जोड़ी के गुणसूत्रों की भिन्नता के कारण विकसित होती है। इसलिए 23वीं जोड़ी के गुणसूत्रों को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। 23वीं जोड़ी जो होती है मतलब लास्ट 23rd जो पेयर होता है उसके ऊपर होता है। माता पिता से जिस संतान को एक्स वाई गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र बनता है, और जिसमें एक्स एक्स गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्री के जन्म के कारक होते हैं। एक्स एक्स यानी फीमेल और एक्स वाई यानी मेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगत सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। जो ग्रेगर मेंडल थे उनके सिद्धांत के अंतर्गत क्या नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन ए है पृथक्करण का सिद्धांत, ऑप्शन बी है प्रभुत्व का सिद्धांत, ऑप्शन सी है स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन डी बायोपिक्स का सिद्धांत। इसके बारे में हमने अभी प्रीवियस नहीं बताया है, लेकिन हमने क्वेश्चंस का डिटेल हम लेकर आए हैं। इससे आपको इस ग्रेगर मेंडल के जो वंशानुगत सिद्धांत हैं उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बता देंगे। ठीक है,
तो राइट ऑप्शन है इसका बायोपिक्स का सिद्धांत। बायोपिक्स का सिद्धांत ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। अब उसमें कौन कौन से आते हैं वो बताते हैं। मेंडल के वंशागति के नियम को आनुवंशिकता का नियम कहते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लक्षणों का स्थानांतरण होता है। मेंडल ने यह प्रयोग जो होता था वो मटर के पौधे पर किया था। मेंडल को आनुवंशिकता का जनक भी कहा जाता है। इनके नियम में प्रभाविता के नियम, पृथक्करण का सिद्धांत तथा स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत शामिल है। बायोपिक्स का सिद्धांत इनके सिद्धांत में शामिल नहीं है। ठीक है, आशा करते हैं आपको क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव जो अधिक दूर के संबंधी हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे। क्या कह रहा है, जीव जो अधिक दूर के संबंधी हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे। इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है। क्या कह रहा है कि जो जीव हैं वो दूर के संबंधी हैं, ठीक है, उनके डीएनए में अंतर होंगे, बिल्कुल अंतर होंगे, लेकिन इस विचार को निर्मित किस दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है आणविक जातिव्रत, ऑप्शन बी क्या है कि संरचनात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन सी डीएनए अध्ययन, ऑप्शन डी कायांतरण। तो ठीक है, मालिकुलर, आणविक वाला था मालिकुलर जेनेटिक्स। ठीक है, तो आणविक जातिव्रत यानी मालिकुलर फाइलोजेनी है ना, का मालिकुलर फाइलोजेनी का उपयोग जो होता है वो डीएनए विश्लेषण और प्रोटीन संरचना के आधार पर जीवों के बीच आनुवांशिक रिश्तों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मॉलिकुलर फाइलोजेनी में क्या होता है कि डीएनए अनुक्रम के माध्यम से यह स्पष्ट किया जाता है कि निकट से संबंधित जीव दूर से संबंधित जीवों की तुलना में कम अनुक्रम अंतर प्रदर्शित करेंगे, अर्थात दूसरे जीवों में जीव जो अधिक दूर के संबंधी हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे। इसको क्या कहते हैं, आणविक जातिव्रत या मालिकुलर फाइलोजेनी। ठीक है, मालिकुलर फाइलोजेनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। इसमें बताना है कितना माता पिता का योगदान होता है यौन प्रजनन में। ठीक है, ऑप्शन ए अपने जीन्स का आधा हिस्सा, ऑप्शन बी अपने जीन का 3/4 हिस्सा, ऑप्शन सी सभी जीन, ऑप्शन डी अपने जीन का 1/4 हिस्सा। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान उनके जीन्स का आधा हिस्सा होता है। ठीक है, आधा हिस्सा होता है उनके जीन्स में, मतलब जो हम लोग यौन क्रिया करते हैं, यौन क्रिया करने के बाद में जो प्रजनन होता है, मतलब बच्चा होता है, उसमें क्या होता है कि माता पिता के आधे जीन्स जो हैं बच्चे में पहुंचते हैं। ठीक है, लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में 2 युग्मकों का संयोजन होता है, जिनमें अणुगति गुणसूत्रों का एक समूह होता है। युग्मक का निर्माण विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। ये विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है जिनके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इस प्रकार के विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित अवस्था उत्पन्न होती है एवं निषेचन द्वारा द्विगुणित अवस्था उत्पन्न की जाती है। देखो, जो उसमें प्रजनन होता है उसमें आधा, और जो निषेचन होता है उसमें दुगुना जो है जीन्स का योगदान होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स कितनी होती हैं। क्रोमोसोम्स की संख्या अभी हमने बताया था आपको कि 46 होते हैं, इसमें 23 पेयर्स होते हैं, मतलब XX और XY। ठीक है, और जो मेल फीमेल का जो निर्धारित करता है वो करता है 23rd, यानी लास्ट पेयर जो होता है वो निर्धारित करता है कि बच्चा जो है वो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, तो कितने पेयर होते हैं, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 46। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र किससे संबंधित हैं। ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी स्वांगीकरण, ऑप्शन सी आनुवंशिक लक्षणों के संचारण से, ऑप्शन डी पोषण। तो गुणसूत्र जो होते हैं आनुवंशिक लक्षणों के संचारण से संबंधित होते हैं
और गुणसूत्र के द्वारा आनुवंशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, अर्थात गुणसूत्र आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं। गुणसूत्र का निर्माण डीएनए एवं प्रोटीन से होता है और गुणसूत्र की खोज जो है वो श्रेय स्ट्रेसबर्गर को दिया जाता है। खोज का श्रेय जो है वो स्ट्रेसबर्गर को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर क्रोमोसोम्स में क्रोमैटिक जुड़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए न्यूक्लियोसोम, ऑप्शन बी सेंट्रोमियर, ऑप्शन सी सेंट्रोसोम, ऑप्शन डी जीन। तो सेंट्रोमियर जो होता है, प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्णन मिलता है। ठीक है, प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्णन मिलता है जिसे गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है, सेंट्रोमियर किसे को कहते हैं कि गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्णन मिलता है जिसे कहते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, गुणसूत्रों में क्रोमैटिक इसी बिंदु पर जुड़ते हैं, इस पर बिंब आकार की संरचना मिलती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। गुणसूत्र बिंदु के आधार पर गुणसूत्रों को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। अब 4 प्रकार जो क्रोमोसोम्स हैं वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो होता है मेटासेंट्रिक यानी मध्य केंद्रीय। मेटासेंट्रिक क्या होता है कि क्रोमोसोम में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्रों के बीचों बीच स्थित होते हैं, जिसमें गुणसूत्र की दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। ठीक है, अब दूसरा है सब मेटासेंट्रिक यानी मध्य केंद्रीय। ठीक है, तो गुणसूत्र इसमें क्या होता है कि गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य से हटकर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक भुजा छोटी तथा एक भुजा बड़ी हो जाती है। ठीक है, अब तीसरा होता है एक्रोसेंट्रिक यानी अग्रबिंदु। अग्रबिंदु क्या होता है कि गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु जो होता है वो गुणसूत्र के बिल्कुल किनारे पर मिलता है, जिससे एक भुजा अत्यंत छोटी तथा एक भुजा बहुत बड़ी होती है। ठीक है, उसको कहते हैं अग्रबिंदु या एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, तो लास्ट क्या है कि अंतःकेंद्रीय यानी टेलोसेंट्रिक में क्या होता है कि गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के शीर्ष पर होता है, मतलब जो क्रोमोसोम पॉइंट होता है वो क्रोमोसोम पॉइंट जो होता है वो बिल्कुल टॉप पे होता है। ठीक है, उसको कहते हैं अंतःकेंद्रीय यानी टेलोसेंट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए झुर्रीदार बीज, ऑप्शन बी हरी फली, ऑप्शन सी गोल फली, ऑप्शन डी गोल बीज। ठीक है, देखो हरी फली भी होती है, गोल फली भी होती है और गोल बीज भी होता है। ठीक है, मटर के पौधों में क्या होता है, क्या नहीं होता, झुर्रीदार बीज नहीं होता है। ठीक है, अब कुछ लक्षण हैं और उनके प्रभावी लक्षण हैं। ठीक है, और अप्रभावी लक्षण हैं मटर के, तो इसके बारे में समझते हैं कि बीज का आकार गोल होता है और झुर्रीदार नहीं होता है। बीज का रंग हरा होता है, पीला होता है। ठीक है, फूल का रंग बैंगनी होता है, सफ़ेद होता है। फली का आकार फूली हुई होती है और संकीर्ण होती है। ठीक है, एक तो पतली चपटी सी होती है और एक फूली होती है। और फली का रंग हरा भी होता है और पीला भी होता है, जब पक जाती है तो पीला हो जाता है। ठीक है, और पुष्प की स्थिति एक होता है अक्षीय और एक होता है अंत्य, मतलब एक होता है ज़मीन की तरफ, एक होता है आसमान की तरफ। और तने की ऊंचाई कुछ लंबे भी होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं। ठीक है, ये मटर के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकी सामग्री के वाहक कौन है? किसको कहते हैं आनुवंशिक सामग्री के वाहक? ठीक है, ऑप्शन ए युग्मक, ऑप्शन बी जीन, ऑप्शन सी आनुवंशिकी, ऑप्शन डी जर्म कोशिका। तो जीन क्या होते हैं? सभी जीवों में आनुवंशिक लक्षणों के संरक्षण के लिए के वाहक होते हैं। ठीक है, यानी जो ट्रांसफ़र करते हैं उसको कहा जाता है वाहक, और वाहक होते हैं जीन्स क्या होते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो मतलब जेनेटिक जो मतलब लक्षण होते हैं उनको ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, सभी जीवों में आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण एवं संचरण, मतलब नियंत्रण और संचरण आनुवंशिक इकाइयों द्वारा होता है। मेंडल ने इन्हें कारक जबकि जोहानसन ने इन्हें जीन कहा है। जीन नाम किसने दिया है? वो है जोहानसन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा जाता है। ये किसने कहा था? ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मतलब
इसको वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए टिश्यू कल्चर, ऑप्शन बी पुनः निर्माण, ऑप्शन बी सी है बहुविखंडन, ऑप्शन डी द्विविचर विखंडन। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर या पादप ऊतक संवर्धन एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी भी पादप ऊतक जैसे जड़, तना, पुष्प आदि को निर्मित परिस्थितियों में पोषक माध्यम पर उगाया जाता है। यह पूर्ण सख्तता के सिद्धांतों पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार पौधे की प्रत्येक कोशिका एक पूर्ण पौधे का निर्माण करने में सक्षम है। वर्ष 1902 में हेवरलैंड ने कोशिका की पूर्ण सख्तता की संकल्पना दी थी, अतः उन्हें पौधे के टिश्यू कल्चर का जन्म दिया गया है। तो इसको क्या होता है? टिश्यू कल्चर कहा जाता है किसको? कि वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाने को कहा जाता है टिश्यू कल्चर। ठीक है, टिश्यू कल्चर जो होता है वो एक नई वनस्पति को तैयार करना होता है। एक नॉर्मल जिसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि टिश्यू कल्चर किसको कहते हैं? कि एक नए प्रकार की वनस्पति को उगाना या उसको आगे बढ़ाना या हाइब्रिड करना, उसको कहते हैं टिश्यू कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? देखो, नवजात बालिका है तो उसमें XX होगा, नवजात बालक है तो उसमें XY होगा। ठीक है, तो नवजात बालिका की बात कर रहा है। ऑप्शन ए 44 गुणसूत्र प्लस XX, ऑप्शन बी 22 गुणसूत्र प्लस XX, और ऑप्शन सी 44 गुणसूत्र प्लस XY, और ऑप्शन डी है 22 गुणसूत्र प्लस XY। इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर 44 गुणसूत्र दिया गया है ऑप्शन ए में, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 46, और दो और जोड़ देंगे, एक पेयर और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 46। टोटल नंबर होते हैं 46। इसमें दिया गया है अगर बालिका है तो XX और बालक है तो XY। ठीक है, अब ऑप्शन ए में दिया गया है कि 44 प्लस XX। ठीक है, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि 46 बनाने हैं तो 44 प्लस X कितने हो गए? 46। और इसमें जो लिंग का निर्धारण करता है, ठीक है, वो करता है क्या? सेक्स का जो निर्धारण करता है वो करता है 23rd पेयर मिलके बनता है 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन इज क्या? 44 प्लस XX। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब सत्य पे है, RRB ALP का क्वेश्चन है, ये 2018 में पूछा गया और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको लेकर आए हैं। ठीक, तो इसमें क्या है कि कौन सा कथन सत्य है? इसमें जो राइट ऑप्शन है उसको बताना है कि टिड्डों तथा कुछ अन्य कीटों में के नरों में सिर्फ 4 लिंग यानी क्रोमोसोम्स होते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। किसी नर में X गुणसूत्र और 2 Y गुणसूत्र होते हैं। ऐसा भी नहीं होता है कि देखिए, नर मतलब मेल की बात कर रहा है, उसमें क्या होता है कि एक X होता है और एक ही Y होता है। ठीक है, इसमें दिया गया है कि एक X क्रोमोसोम और 2 Y क्रोमोसोम, तो ये गलत है। ठीक है, मानवों में 46 गुणसूत्र होते हैं, इन मानवों में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें 42 यानी 21 जोड़े अलिंगी गुणसूत्र होते हैं। नहीं, ये भी गलत है। उसमें क्या होता है 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। ठीक है, अब ऑप्शन डी है कि द्विगुणित जीव जिनमें अलग अलग होते हैं, कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है, और इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि देखिए, द्विगुणित सूत्र की बात कर रहा है तो इसमें 46 क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46। ठीक है, और क्या होता है कि इसमें 23 पेयर्स होते हैं, और 23 पेयर्स में क्या होगा, 23 पेयर्स को अगर पेयर करेंगे तो 46 हो जाएंगे टोटल। ठीक है, और 23 पेयर्स में क्या होगा कि 23rd वाला जो लास्ट वाला पेयर होता है वही जो है सेक्स का निर्धारण करता है कि मेल है या फीमेल। ठीक है, अगर 23rd वाला XX हो जाएगा तो हो जाएगा बालिका यानी फीमेल, और XY हो जाएगा तो हो जाएगा मेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत
कौन सही या गलत है, ठीक है, कौन सा कथन सही या गलत है, ठीक है। कथन ए है कि मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था, ठीक है। ऑप्शन बी है, कथन बी दिया गया है कि गुणसूत्र कारक का वाहक है। देखो, गुणसूत्र कारक का वाहक नहीं है, ठीक है। अब इसमें बताना है कि क्या इसमें सही है क्या गलत है। तो इसमें कह रहा है, अच्छा, सी कथन भी दिया गया है, इसमें सी कथन दिया गया है कि मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप होती हैं, ठीक है। ये भी देखना है कि मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप होती हैं। देखो, पक्षियों के जो पंख होते हैं उनकी हड्डियां खोखली होती हैं, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात ये कह रहा है कि भुजाएं जो हैं वो पक्षियों में जैसे पंख होते हैं वो उनकी भुजाओं के बराबर होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था, बिल्कुल सही चुना गया था। और गुणसूत्र कारक का वाहक होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि गुणसूत्र ये क्रोमोसोम की बात कर रहा है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो वाहक होते हैं। हाँ, ये जेनेटिक्स को क्या करते हैं कि जेनेटिक्स जो होती है आनुवंशिकता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। और रोगों को भी ट्रांसफ़र करते हैं, जिसमें कैंसर जैसे रोग होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कि इसमें क्या है कि एक कथन मतलब मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था, बिल्कुल चुना गया था, ठीक है। और गुणसूत्र का कारक का वाहक है, बिल्कुल है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, ऑप्शन सी में जो मतलब कथन सी है वो कह रहा है, सेंटेंस जो थर्ड है सी, वो कह रहा है कि मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप होती हैं, नहीं होती हैं, ठीक है। क्यों नहीं होती हैं, इसको हम जरा विशेष में समझते हैं, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। उन्होंने मटर के पौधों पर अपना प्रयोग करके आधुनिक आनुवंशिकी के नियम निर्धारित किए थे। इसी प्रकार जीव गुणसूत्रों की खोज सर्वप्रथम जो है स्ट्रासबर्गर ने की थी। जीव कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं, ठीक है। जीव गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन्स जो है जीवों के आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाते हैं, अर्थात गुणसूत्र कारक जो होते हैं यानी फैक्टर के वाहक होते हैं, जबकि मानव अंगों में भुजाएं जो है पक्षियों के पंखों के अनुरूप नहीं होती हैं, ठीक है। मटर के पौधे में 7 जोड़ी और प्याज में 8 जोड़ी और मनुष्यों में 23 जोड़ी तथा मेंढक में जो होता है 12 जोड़ी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इस प्रकार जो है केवल एक कथन ए और कथन सेंटेंस ए और सेंटेंस बी इज़ करेक्ट और सेंटेंस सी इज़ इनकरेक्ट। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूहों को क्या कहा जाता है। आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं यानी जेनेटिक्स जो लक्षण होते हैं उनके जीन समूहों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए एलील्स, ऑप्शन बी फिनोटाइप, ऑप्शन सी जीनोटाइप, ऑप्शन डी प्रबल जीन्स। तो किसी जीव में विकसित और प्रदर्शित आनुवांशिक लक्षणों का दृश्य रूप यानी फिनोटाइप कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, फिनोटाइप किसको बोलते हैं कि जीवों में विकसित और प्रदर्शित आनुवांशिक लक्षणों को जो है वो फिनोटाइप कहते हैं। परंतु लक्षणों के लिए जो जिम्मेदार होते हैं, लक्षणों के लिए जो जिम्मेदार जीन्स की जोड़ी को लक्षणों का जीन रूप यानी जीनोटाइप कहते हैं, ठीक है। जो आनुवांशिक लक्षणों के लिए जो जीन समूहों को क्या कहा जाता है वो उनको कहा जाता है जीनोटाइप। इसके एग्जाम्पल हैं कि लंबा या बौना तने की लंबाई का लक्षण दृश्य रूप डी और डी का जीन रूप है। समझ गए, ये क्या है, हाइट वेट और उसकी पौधे की लंबाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जैसे मानव है अगर कोई, तो उसके अगर पिता की हाइट ज़्यादा है और तो उसके बच्चे की भी हाइट जो है ज़्यादा ही होती है, लगभग बराबर ही होते हैं पिता और बेटा, ठीक है। अक्सर ऐसा ही होता है कि अगर माँ बाप आपके लंबे हैं तो बच्चे भी लंबे होते हैं, और माँ बाप अगर बौने हैं, छोटे हैं, कद में हाइट में कम है तो बच्चे भी हाइट में कम ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मादा युग्मक में क्रोमोसोम होते हैं। एक मादा युग्मक की बात कर रहा है, एक मादा युग्मक में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो एक मादा युग्मक में ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 48। तो एक मादा युग्मक में 23 जोड़ी यानी 23 पेयर्स
क्रोमोसोम्स होते हैं, इनमें से 22 जो 22 गुणसूत्र जो होते हैं क्रोमोसोम्स, वो नर और मादा में समान रूप से अपने जोड़े के समजात यानी एक्स एक्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें सम्मिलित रूप से समजात गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। 23वें जोड़े के गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान नहीं होते हैं, जिसे एक्स वाई गुणसूत्र भी कहते हैं, ठीक है। 22 तक तो क्या होता है कि एक्स एक्स ही होते हैं, लेकिन 23वें में क्या होता है कि एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि मादा में क्या होगा कि 23वें जो है वो 22 मतलब 23 पेयर जो होते हैं वो एक्स एक्स के ही होंगे, ठीक है, मादा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच की आनुवंशिक भिन्नता को क्या कहा जाता है। एक ही प्रजाति की जो आबादी है उसमें आनुवंशिक भिन्नता को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है पारिस्थितिक विविधता, ऑप्शन बी जैव विविधता, ऑप्शन सी प्रजाति विविधता, ऑप्शन डी आनुवंशिक विविधता। तो एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच की आनुवंशिक भिन्नता को आनुवंशिक विविधता कहते हैं, ठीक है। आनुवंशिक विविधता जो होती है वो प्रजाति तो सेम होगी, लेकिन क्या होगा कि उनमें आनुवंशिकता जो होती है वो डिफरेंट होती है, उसको कहते हैं आनुवंशिक विविधता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं फिर समझते हैं। तो मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें 42 जोड़े यानी 42 जो होते हैं 21 जोड़े ऑटोसोम्स और 2 जोड़े लिंग सूत्र होते हैं। बिल्कुल गलत है ये। इसमें क्या होता है 22 जो पेयर्स होते हैं वो समान होते हैं और 23वां जो होता है एक पेयर जो होता है वो असमान होता है और वही जो होता है वो गुणसूत्र जो होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है, ठीक है। ऑप्शन बी है जेनेटिक्स और डीजे मतलब जेडी वाटसन को द्वारा जेनेटिक्स शब्द जो है वो जेडी वाटसन द्वारा 1906 में दिया गया। नहीं, जेनेटिक्स जो शब्द है वो दिया था स्टार्सबर्ग ने दिया था, ठीक है। ऑप्शन सी है मेंडल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीन को आनुवंशिकता के रूप में 1886 में देखा था। नहीं, ये भी नहीं थे, इन्होंने तो मटर पे देखा था, ठीक है। ऑप्शन डी है कि एक डीएनए अणु और पॉली न्यूक्लियोटाइड रज्जु कोण एक घुमावदार सीढ़ी बना सकता है। बिल्कुल बना सकता है। यही होता है कि एक डीएनए जो होता है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का एक लंबा बहुलक होता है। डीएनए की लंबाई सामान्यता जो होती है इसमें मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड्स पर निर्भर होती है और न्यूक्लियोटाइड के जो होते हैं वो 3 घटक होते हैं। कौन से? नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शर्करा और फास्फेट ग्रुप, ठीक है। द्विकंडलीय डीएनए की संरचना जो होती है उसकी खास विभिन्नताएं होती हैं। इसमें क्या होता है कि ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है जिसका आधार शर्करा फास्फेट से बना होता है। वह क्षार भीतर की ओर प्रक्षेपी होता है, ठीक है। इसमें दूसरा जो है प्रकार है कि दोनों रज्जुकों के क्षार आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा संयुग्मित होकर क्षार युग्मक बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें विशेष क्या है कि मनुष्य में 22 जोड़े ऑटोसोम और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र यानी लिंग जो 22 जोड़े जो होते हैं वो समान होते हैं और एक जोड़ी होता है वो सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है। जेनेटिक्स जो शब्द है वो विलियम बेटसन ने दिया था और मेंडल ने वंशागति का नियम प्रतिपादित किया था। वंशागति का जो नियम था वो मेंडल ने प्रतिपादित किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। इसमें क्या है कि यदि एक पौधे का यानी समजीनी यानी जीनोटाइप TTRR है तो समलक्षणी यानी फिनोटाइप क्या होगा। ऑप्शन ए बौना और झुर्रीदार, ऑप्शन बी लंबा और झुर्रीदार, ऑप्शन सी बौना और गोल, ऑप्शन डी लंबा और गोल। देखो जीनोटाइप जो है TTRR जिसमें दिया गया है क्या क्या, दोनों स्मॉल हैं और एक आर कैपिटल है और फिर छोटा आर है, ठीक है। जो तो जीनोटाइप हो गया। इसी के हिसाब से हमें क्या करना है फिनोटाइप भरना है। तो फिनोटाइप क्या होगा कि इसमें लंबा भी होगा और गोल, बौना होगा तो गोल होगा, लंबा होगा तो पतला हो सकता है, ठीक है।
ठीक है। बौना और गोल लगभग सेम रहते हैं। तो इसमें मेंडल ने पाया था कि क्या पाया था कि इसमें जो फिनोटाइप होते हैं वो बौने और गोल होंगे। नेक्स्ट राइट ऑप्शन इज़ बौना और गोल। वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल का नाम है स्टडी विद इंट्रोवर्ट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, वीडियो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और जो भी हमने समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।